हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी का रिवीजन सीरीज चलाया है। बायोलॉजी के हम लोगों ने 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज में जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं, अभी तक में 13 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। उसमें 12th का 5 चैप्टर खत्म हो गया है। छठा चैप्टर है क्रम विकास, जो कि कल सुबह 9 बजे तक में अपलोड हो जाएगा। आप लोग सिलेबस का टेंशन मत लीजिए। सिलेबस हम अप टू मई तक में कम से कम 2 बार तो जरूर आपको कंप्लीट पढ़ा देंगे, एक बार नहीं 2 बार, ठीक है। तो आपको सिलेबस का टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस टाइम पे पूरा होगा। बशर्ते मैं जितना करवा रहा हूँ आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो आज रिवीजन सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इस तीसरे वीडियो में हम लोग पांचवें और छठे वीडियो को रिवाइज करने वाले हैं। पांचवें का हालांकि पिछले वीडियो में भी रिवाइज किए थे, लेकिन हाँ, आज हम इसलिए पांचवें को लिए हैं क्योंकि पांचवा और छठा दोनों मिला के एक चैप्टर कंप्लीट होता है। तो एक ही वीडियो में पूरे एक चैप्टर को रिवाइज कराना शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा, इस कारण से मैंने लिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जिस तरीके से अभी आप में जोश है, वैसा जोश पूरे एग्जाम के लास्ट तक आपको बनाए रखना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जोश डाउन नहीं कर रहा है, पूरा मन से पढ़ना है, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। चलिए एक अच्छे से लाइन से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कहता है जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। क्या बोल रहा है? जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। इसलिए आप यदि हार मान लोगे अभी ही कि हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा, तो फिर आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। आपको मेरे पे डाउट नहीं करना, आप मेरे पे ब्लाइंड मतलब पूरे अंधविश्वास से आप मेरे को फॉलो कीजिए। आपका नैया पार लगा देंगे हम बायोलॉजी में, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप मन से पढ़िए, बस हम जितना करवा रहे हैं करते जाइए। कम से कम 2 बार, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, 2 टाइम्स पूरे बायोलॉजी के सिलेबस को मैं कवर करूँगा अप टू मई तक में, कंप्लीट मई तक में, ठीक है। तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चाहे मुझे 6 घंटा का क्लास लेना पड़े, 5 घंटा का क्लास बाद में पूरा रिवाइज कराने के लिए। ऐसा नहीं कि 5 घंटा का लगातार क्लास ले लेंगे कि नया क्लास नहीं, रिवीजन एक मैराथन क्लास चलेगा, उसमें फुल रिवाइज करवाएंगे, आपको ज़बरदस्ती भी पढ़वाया जाएगा। बशर्ते आप लोग पूरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन। रिवीजन है क्या पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन, 12th बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है, जो कि इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 पार्ट 2 इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट रिवाइज करेंगे। और आप यदि बेसिक से देखना चाहते हैं, धीरे धीरे पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसके बेसिक वीडियो में जा सकते हैं, ठीक है। पहले देख लीजिए तब आपको समझ में आएगा। अगर आप पहले से 12th पढ़े हुए हैं कुछ कुछ, तो आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड वे में हम लोग पढ़ाए हुए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्नकाल सीरीज में। ये रिवीजन सीरीज है, तो यहाँ रिवीजन के मकसद से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पादपों में एम्फीबियन उभय स्थान किससे किससे संबंधित है। तो पादपों में जो उभय स्थानी है वो कौन है। तो पादपों को 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। आपको बताए थे। पहला क्या होता है? शैवाल। अगर कहीं है तो आप लिख लीजिए, ठीक है। पहला होता है शैवाल, दूसरा होता है क्या, कवक, तीसरा होता है ब्रायोफाइट, उसके बाद क्या होता है टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। इस तरीके से 5 ग्रुप में बांटा गया है पादप को। तो उसका कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि उभय स्थानीय या उभय स्थानीय है, यानी एम्फीबियन है, तो वो है ब्रायोफाइट्स। उभय स्थानीय का मतलब क्या होता है? वैसा जीव जो कि पानी में भी रह सकता है और धरती पर भी रह सकता है, जैसे कि मेढक। तो पौधा में वो कौन है? ब्रायोफाइट्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधे में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहेंगे। पुष्पीय पौधा है तो एक लिंगी होगा और नर पुष्प होगा। नर में क्या होता है? स्टेमिन होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेमिनेट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेमिनेट। यही क्वेश्चन रहता है कि एक लिंगी मादा पुष्प को क्या कहेंगे। तो मादा में क्या होता है? पिस्टिल होता है, तो पिस्टिल को क्या कहते हैं? पिस्टिलेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? नर पुष्प, तो आंसर हो जाएगा स्टेमिनेट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टामिन का फर्टाइल भाग होता है। स्टामिन अभी हम लोग तुरंत देखें, देखिए ये स्टामिन का स्ट्रक्चर है। तो स्टामिन का फर्टाइल भाग होता है एंथर, और एंथर को हिंदी में हम लोग परागकोश कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा परागकोश। स्टामिन का फर्टाइल भाग क्या होता है? परागकोश होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है। पुष्प का जितना भी फ्लावर पार्ट्स है वो किसका रूपांतरित भाग है। तो वो पत्तियों का ही रूपांतरित भाग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है।
पेलिनोलॉजी में आपको बता दें कि परागकण का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? परागकण का। आपको ध्यान क्या रखना है, परागकण का इंग्लिश होता है पॉलन ग्रेन, तो इसी पी से पॉलन ग्रेन, पी से पेलिनोलॉजी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पेलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो परागकण का। और कुछ कुछ का अध्ययन याद रखना है, 2-3 का, वो आप ध्यान ले लीजिए। परागकण पेलिनोलॉजी, पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी, फल का अध्ययन पोमोलॉजी। ये 2-3 ही आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपेटम का कार्य क्या होता है? तो टेपेटम जहाँ भी आ जाए उसका काम क्या है? पोषण करना। क्या करना है? पोषण करना। तो टेपेटम का काम हो जाएगा पोषण। फिर कहता है निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? तो निषेचन किसके बिना पॉसिबल ही नहीं है? तो परिपक्व ओव्यूल। अगर ये ओव्यूल ही नहीं होगा तो निषेचन होगा कहाँ? क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही तो क्या होता है? भ्रूण कोष होता है, और भ्रूण कोष के अंदर क्या होता है? निषेचन होता है। तो जब तक कि परिपक्व ओव्यूल नहीं होगा तब तक उसमें निषेचन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री दलचक्र पुष्पों में बना होता है। जैसे ये पिस्टिल को स्त्री दलचक्र कहते हैं, तो किस किस चीज़ से बना हुआ है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो ऑप्शन पढ़िए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तो तीनों हो जाएगा उपरयुक्त में से सभी से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण है। परागकण क्या होता है? लघु बीजाणु होता है। क्या होता है? लघु बीजाणु। और वृहद बीजाणु बोल देगा तो अंडाणु होता है। परागकण लघु बीजाणु होता है और वृहद बीजाणु अंडाणु होता है। क्या होता है? अंडाणु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोपाइल किस में पाया जाता है? माइक्रोपाइल एक छोटा सा छेद है जो कि ओव्यूल में भी पाया जाता है और सीड में भी पाया जाता है। तो ये हो जाएगा दोनों। देखिए, किसी को फास्ट लग रहा होगा तो आप बेसिक वीडियो देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पे रिवीजन करवा रहा हूँ और रिवीजन थोड़ा फास्ट करवाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा गैमीटोफाइट दर्शाता है। मादा गैमीटोफाइट किसको दर्शाता है? तो भैया इम्ब्रियो सैक, उसी को भ्रूण कोष कहते हैं हिंदी में। बायोलॉजी है, बायोलॉजी में थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मादा गैमीटोफाइट किसको दर्शाता है? तो एम्ब्रियो सैक को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीलीफॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है? तो फीलीफॉर्म उपकरण किस में पाया जाता है? सिनर्जिड्स में। ये सब क्वेश्चन याद रखिए, फीलीफॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है? तो सिनर्जिड्स की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका मध्य कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है? मध्य कोशिका होती है। ठीक है, चलिए, किसी पर परागन का विशिष्ट उदाहरण है। पर परागन प्रक्रिया क्या होता है? क्या न, जैसे कि पॉलन ग्रेन है यानी परागकण है, परागकण का अंडाणु से मिलना क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। ठीक है, तो परागन मतलब मेल और मेल गैमीट, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागन। और पर परागन मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी, एक ही प्लांट का नहीं होगा। मतलब क्या होगा कि नर युग्मक अलग से होगा, जैसे कि परागकण अलग से होगा, और एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोष किसी अलग पौधे का होगा, तो उसको हम लोग पर परागन कहते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? किस में होता है ऐसा? तो मक्का के पौधा में ऐसा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागन के लिए पुष्प को होना चाहिए। स्वपरागन की खुद में ही परागित हो जाए तो उसके लिए द्विलिंगी होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि स्त्रीलिंग भी होना चाहिए, पुल्लिंग भी होना चाहिए। उसी का परागकण होगा, उसी का भ्रूणकोष होगा, जिससे कि निषेचन हो जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील परागकण को पोषण, पोषण कौन देता है? पोषण जैसे आ जाए पौधा वाला में तो वो हो जाएगा टेपेटम। कौन देता है? टेपेटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण का पीला वर्ण होता है, इसमें क्या मौजूद होते हैं? देखें अड़हुल फूल पे देखिएगा एक छोटा छोटा पीला पीला दाना रहता है, तो वो उसी को परागकण कहते हैं। तो वो पीला वर्ण है, पीला कलर है, किसके कारण? क्योंकि उसमें फ्लेविनॉइड्स एंड केरेटिनॉइड्स पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? फ्लेविनॉइड्स एवं केरेटिनॉइड्स, जिसके कारण कि परागकण का रंग कैसा होता है? पीला रंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण का कोशिका द्रव्य किससे धनी है? तो परागकण है, उसका बीच में न्यूक्लियस होता है, और उसमें क्या उसका जो क्या कहते हैं ये है कोशिका द्रव्य, वो किस चीज़ से धनी है? तो वसा एवं स्टार्च से। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डे का अब रिवाइज करते हैं, छठे वीडियो का। तो एक सेकेंड रुकिए, स्लाइड लाते हैं हम। चलिए
स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 2 का रिवीजन। ये पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन है, उसका पार्ट 2 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग रेगुलर वीडियो में बने रहिए। और हाँ, आपको बता दें कि जैसा कि आपको बायोलॉजी में हम लोग जी जान लगा के तैयारी करवा रहे हैं, इसी तरीके से आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत नोट्स पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना कि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए पूरा NCERT लेके बैठना है, नहीं। आपको अगर अच्छा इस बार कॉलेज चाहिए तो स्मार्ट वे में मेहनत कीजिए। आप बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री उतना ही पढ़िए जितना आपके लिए रिलेवेंट हो, जितना आपको ज़रूरत हो। ऐसा भी नहीं कि फुल मार्क्स लाना है, आप नहीं ला पाइएगा। अगर बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं शुरू से 11-12 तो आप ला सकते हैं, लेकिन हाँ, आपका अगर जो बेसिक उतना अच्छा नहीं है तो आप एग्ज़ाम रिलेवेंट पढ़िए और सिलेक्शन भर नंबर ले आइएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, बायोलॉजी को इग्नोर नहीं करना है, बायोलॉजी को मेरे सेशन को पूरा अच्छे से फॉलो करना है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, आपको उदित फार्मेसी क्लासेस नाम से प्ले स्टोर पे ऐप है, उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे आपको बेसिक सॉल्यूशन ऑफ डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम नाम से कोर्स होगा, उस कोर्स में इनरोल होइए। वहाँ पे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए, खुद से लिखा हुआ नोट्स है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपके रिपीटेड सेक्शन है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर MCQ भी है, ऑनलाइन टेस्ट भी है, कुछ फ्री कंटेंट भी दिए हुए हैं, जाके आप पहले देख लीजिए। अगर अच्छा लगे तो आप इस कोर्स को ले लीजिए अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो, ठीक है। 300 रुपया कोई बहुत बड़ा प्राइस नहीं है, आसानी से सिलेक्शन मिल जाएगा आपको। बशर्ते अगर कोई दिक्कत होता है कोर्स लेने में तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से रिवीजन है। क्वेश्चन है, पराग कण के साथ पराग नलिका प्रदर्शित करती है। तो पराग कण के साथ पराग नलिका भी मिल जाए तो उसको नर स्पोरोफाइट कहते हैं। क्या कहेंगे? नर स्पोरोफाइट। यही खाली पराग कण बोलता तब नर गैमिटोफाइट होता। ध्यान से, अगर सिर्फ परागकण बोलता तो नर गैमिटोफाइट होता, लेकिन परागकण के साथ पराग नलिका भी है तो उसको नर स्पोरोफाइट बोलेंगे। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपक्व परागकण में कितने केंद्रक होते हैं? देखिए, ये परागकण है जिसमें कि एक केंद्रक है जो कि अभी फिलहाल क्या है, यंग है, मतलब अभी परिपक्व नहीं हुआ है। ये जब मैच्योर हुआ मतलब बड़ा हो गया, पूरा परिपक्व हो गया, तो इसमें कितने न्यूक्लियस हो जाते हैं? 2। कितने न्यूक्लियस हो जाते हैं? 2। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी परिपक्व परागकण में केंद्रक कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड, अरे स्लाइड में प्रॉब्लम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है? तो देखिए, परागकण है, परागकण में ऑक्सीन नाम का हार्मोन होता है, वो मदद करता है किस चीज में? तो पराग नली एवं अंडाशय की वृद्धि में। किसमें? पराग नली एवं अंडाशय की वृद्धि में परागकण में मौजूद ऑक्सीन नाम का हार्मोन मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामान्य द्विबीजपत्री भ्रूण कोष में केंद्रक का अरेंजमेंट होगा। तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में देख के जाना है कि देखिए ये क्या है, भ्रूण कोष का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, इस भ्रूण को, ये किसका भ्रूण कोष है? तो द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलिडन्स का है। ठीक है, उसका भ्रूण कोष यानी एम्ब्रियो सैक है, जिसको हम लोग फीमेल गैमिटोफाइट कहते हैं। तो उसमें जो केंद्रक का अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है? तो देखिए, ऊपर में 3 होता है, फिर नीचे 2 होता है, फिर नीचे 3 होता है, तो मतलब 3 + 2 + 3। तो ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा होगा, बीच में प्लस छूट गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 + 2 + 3। तो फीमेल गैमिटोफाइट यानी भ्रूण कोष में केंद्रक का अरेंजमेंट क्या होता है? तो 3 + 2 + 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें परागकण का निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है पॉलन सैक में। कहाँ होता है? पॉलन सैक में परागकण होता है। यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। परागकण क्या होता है? अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित। क्यों? आपको हम बताएं कि युग्मक जितना भी हो, चाहे शुक्राणु हो, अंडाणु हो, या फिर परागकण हो, या फिर क्या कहते हैं कुछ भी हो, तो वो क्या होता है, युग्मक जब भी होता है तो हैप्लॉइड होता है, यानी एक गुणित होता है, यानी अगुणित होता है। ठीक है, तो परागकण भी हो जाएगा क्या? अगुणित। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं? मक्का में जो प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म का लेयर होता है उसको हम लोग एल्यूरोन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्यूरोन लेयर कहते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पुष्प का अंडाशय होता है। पुष्प का अंडाशय, याद रखिए, पुष्प का अंडाशय द्विगुणित होगा। क्यों? क्योंकि ये तो कोई युग्मक नहीं है, ये युग्मक बनाता है, न कि युग्मक है। अंडाशय युग्मक नहीं है, यही अंड लिखता या फिर अंडा लिखता या फिर एग लिखता या फिर अंडाणु भी लिख देता तो वो एक गुणित हो जाता, क्योंकि ये सब क्या है, युग्मक है। लेकिन अंडाशय युग्मक नहीं है, ये फ्लावर का पार्ट है, इस कारण से ये क्या होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजी में निषेचन कहाँ होता है। तो भैया आप देखे थे भ्रूण कोश में होता है। कहाँ होता है, भ्रूण कोश में होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमोफिली में परागन किसके द्वारा होता है। एनिमोफिली में परागन वायु के द्वारा होता है। जैसे कि आप बचपन में बुढ़िया का पौधा देखते थे, तो बुढ़िया उड़ते रहती है इधर उधर, तो वो किस लिए, क्योंकि वायु से उसमें परागन होता है, इस कारण से वो उड़ते रहती है। ठीक है, जैसे कि कुछ कुछ आपको याद रखना है, जैसे कि वायु का कौन होता है, एनिमोफिली। पक्षी का परागन क्या कहलाता है, ऑर्निथोफिली। कीट का परागन क्या कहलाता है, एंटोमोफिली। और जल के द्वारा परागन होता है तो हाइड्रोफिली। ये आपको थोड़ा सा माइंड में बैठा लेना है कि वायु के बारे में बोलेगा तो एनिमोफिली, पक्षी से बोलेगा तो ऑर्निथोफिली, कीट का बोलेगा तो एंटोमोफिली, और जल का बोलेगा तो हाइड्रोफिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोमोफिली में परागन किसके द्वारा होता है। तो एंटोमोफिली में अभी पिछले स्लाइड में बताएं किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है। यही पूछेगा, जल में, जल के द्वारा अगर जो परागन हो रहा है तो क्या कहलाएगा, हाइड्रोफिली। वायु के द्वारा हो रहा है तो क्या कहलाएगा, एनिमोफिली। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन इस तरीके का भी आता है कि जल द्वारा परागित पौधा कौन कौन सा है। ठीक है, जल द्वारा परागित पौधा आपके सिलेबस में मात्र 3 पढ़ना है, वो तीनों ऑप्शन में है, जोस्टेरा, वेलेस्नीरिया, हाइड्रिला। ठीक है, कौन कौन सा है, जोस्टेरा, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, ये तीनों क्या होते हैं, जल द्वारा परागित पौधा है। और कोई बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, बस यही 3 पौधा के बारे में याद रखना है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। और आपके एग्जाम में जब भी आएगा तो यही तीनों में से कोई ना कोई एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी के द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, पक्षी है, तो पक्षी क्या कर रही है, परागन कर रही है, इसके कारण परागन हो रहा है, तो क्या कहला जाएगा, ऑर्निथोफिली। क्या कहला जाएगा, ऑर्निथोफिली। पक्षी के द्वारा जब भी परागन, ये देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कि पक्षी के द्वारा यदि अब ये क्या हो रहा है, परागन हो रहा है, तो ऑर्निथोफिली कहलाएगा। अगर वायु के द्वारा हो रहा है तो एनिमोफिली कहलाएगा। अगर जल के द्वारा हो रहा है तो हाइड्रोफिली कहलाएगा। अगर कीट के द्वारा हो रहा है तो एंटोमोफिली कहलाएगा। एक बार मैं स्लाइड क्लियर करके पूरे अच्छे से समझा देता हूँ, फिर से एक बार मेरे साथ आप रिवाइज कीजिए। एनिमोफिली, वायु के द्वारा परागन की प्रक्रिया को एनिमोफिली कहते हैं। हाइड्रोफिली, जब जल के द्वारा परागन होता है तो उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। ऑर्निथोफिली, जब पक्षी के द्वारा परागन होता है तो उसको हम लोग ऑर्निथोफिली कहते हैं। एंटोमोफिली, जब कीट के द्वारा परागन होता है तो उसे हम लोग एंटोमोफिली कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, पक्षी के द्वारा, तो आंसर चला जाएगा ऑर्निथोफिली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु होते हैं। इस क्वेश्चन में आप दिमाग लगाइए, अंडाणु क्या होता है। हम आपको क्या बोले थे, अंडाशय। ठीक, अंडाशय क्या था, वो फ्लावर का पार्ट था। वो क्या था, फ्लावर का पार्ट था। वो गैमीट नहीं है, युग्मक नहीं है, वो युग्मक बनाता है। तो युग्मक जो बनाता है वो तो द्विगुणित होता है, लेकिन युग्मक है अंडाणु, जिस कारण से इसका आंसर हो जाएगा अगुणित। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आपको अगर पूछ दे कि शुक्राणु में कितने क्रोमोजोम होंगे, शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट होगा कि शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होंगे, तो कैसे बताइएगा आप, कैसे जानना है। देखिए शुक्राणु है तो शुक्राणु मतलब क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, अगुणित होगा। और आपको पता है कि हमारे शरीर का अन्य कोशिका क्या होता है, द्विगुणित होता है। और कुल क्रोमोजोम कितना होता है, 46 होता है। ठीक, तो n बराबर, जब हमारा शुक्राणु n है तो n बराबर कितना हो जाएगा, यदि 2n बराबर 46 होता है तो 2 से कट जाएगा कितने बार में, 23 बार में। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल देंगे कि शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23। उसी तरीके से अंडाणु में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23। इसी तरीके से पौधों में भी पॉलन ग्रेन यानी परागकण वो क्या होते हैं, एक गुणित होते हैं या द्विगुणित होते हैं, तो याद रखिए वो भी एक गुणित होते हैं। ठीक है, यही पूछ देगा पराग कोष क्या होते हैं, तो वो द्विगुणित होते हैं क्योंकि वो बनाते हैं। पॉलन से क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं क्योंकि वो पॉलन ग्रेन बनाते हैं, ना कि वो पॉलन ग्रेन खुद है। ठीक है,
उसी तरीके से क्वेश्चन था कि अंडाशय, अंडाशय क्या है, तो ये भी द्विगुणित है। क्यों? क्योंकि ये अंडा युग्मक नहीं है, अंडाणु युग्मक है, तो अंडाणु अगुणित हो जाएगा यानी अगुणित हो जाएगा और अंडाशय द्विगुणित हो जाएगा। तो क्या आपको बात आज का क्लास समझ में आया? मात्र 20 से 25 मिनट में हम लोग पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिए। इसी तरीके से आपको भी चैप्टर रिवाइज करना है, फटाफट रिवाइज करते चलिए। और आपको फिर से बता दें कि यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो मैक्सिमम आपको मतलब कम से कम 250 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा मिनिमम। और इसके लिए आपको बायोलॉजी हम पूरा भरपूर मेहनत करवा रहे हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, जितना बोल रहे हैं उतना करते चलिए। एनसीईआरटी एडिशनल अगर बायोलॉजी में आप पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपको बहुत काम देगा। काफ़ी आप मतलब बहुत बच्चे से आगे निकल जाइएगा अगर एनसीईआरटी बायोलॉजी में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम है, पढ़ सकते हैं। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में 4 एनसीईआरटी है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए आपको बेस्ट नोट्स अपनाना है। नोट्स अपनाने के लिए आपको एक ऐसा ही चीज़ ज़रूरत है जो कि प्रिपेयर्ड हो, पहले से आपके लिए तैयार किया हो। आपको अभी तैयार नहीं करना है, नोट्स लिखना नहीं है, आपको पहले से तैयार किया हो, बस आप 2-3 बार उसको पढ़ लीजिए और एग्जाम में टिक करके आइए आंसर। तो उदित फार्मेसी क्लासेस नाम से ऐप है, उस ऐप पे जाइए, इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पे इस कोर्स को इनरोल कर लीजिए। जो भी दिक्कत आता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो फिर मिलते हैं कल के क्रम विकास वाले चैप्टर में। कल हम क्रम विकास डालने वाले हैं, 9 बजे तक में वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो उस वीडियो को भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कॉमेंट कर दीजिए क्या आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा है? अगर अच्छा से चल रहा है तो कंटिन्यू बनाते रहिए और भगवान पे भरोसा रखिए, आपका रिजल्ट होगा, बशर्ते आप मेहनत करते रहिए। जी, मान लो तो जीत होगी, क्या है ना, मान लो तो हार होगी, जीत ठान लो तो जीत हो जाएगी। आप जैसा मानोगे या फिर ठानोगे, अगर मान लोगे तो हारोगे, अगर ठान लोगे तो जीत जाओगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है। अभी नहीं मानना ये सब बात कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सब बातें फिर आपके मन में एक्सक्यूज़ पैदा करेंगी ना, फिर आपके मन में बहाना ला आ देगा कि दो सिलेबस कंप्लीट होगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा पढ़ने से। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिलेबस मैं खुद कंप्लीट करूंगा और एक बार नहीं, मैं बहुत बार कंप्लीट कर चुका हूं। ठीक है, अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं ऑफलाइन क्लासेस में भी। ठीक है, तो मेरे को तजुर्बा है किस तरीके से सिलेबस ख़त्म किया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप बशर्ते मैं जितना बोल रहा हूँ करते चलिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके बाय, कल वाले क्लास में मिलते हैं फिर से। वीडियो को लाइक कर दीजिए।